नमस्कार मित्रों, आज हम कोणार्क नाटक पर चर्चा करने से पहले नाटक के पूरे तत्व और नाटक की सौंदर्य शास्त्र के अनुसार किस प्रकार व्याख्या की गई है उस पर चर्चा करेंगे। वैसे अपने सिलेबस में कोणार्क नाटक दिया हुआ है जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी का लिखा हुआ है। यह आप लोगों को जानकारी होगी, इतिहास के विद्यार्थी भली भांति जानते होंगे और वैसे भी भारत से जो जुड़े हुए हैं लोग बाग बहुत भली भांति जानते हैं कि कोणार्क एक सूर्य मंदिर है। ये उसी पर आधारित एक नाटक है। नाटक को समझने से पहले हमें उसकी पूर्व पीठिका के रूप में रूप तत्व और स्वरूप के बारे में जानना चाहिए। आखिर नाटक है क्या? विभिन्न विद्वानों ने नाटक या नाट्य शब्द की व्याख्या करते हुए इसकी व्युत्पत्ति, परिभाषा एवं उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला है। पाणिनि ने नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से सिद्ध की है, जबकि नाट्य दर्पण के रचयिता रामचंद्र गुणचंद्र ने नाट्य धातु के साथ साथ नट धातु से नाट्य की उत्पत्ति मानी है। वेबर और मोनियर विलियम्स जो पश्चिमी विद्वान हैं, उन्होंने सिद्ध किया है कि नट और नाट आदि धातुएं नृत्य यानी नाचना धातु से बिगड़ कर बनी हुई है, क्योंकि नाचना आखिर में अपने भाव अभिव्यंजना को प्रकट करने का एक तरीका है। तो यहीं से कहीं कहीं जुड़ा है कि नाटक भी नाचने का ही एक प्रकार हो सकता है। किंतु ऋग्वेद में नट और नृत्य दोनों धातुओं का प्रयोग मिलता है, अलग अलग मिलता है। अतः नट को विकृत रूप मानना उचित नहीं है। इसका मतलब नट अपने आप में अलग धातु है। धनंजय ने अपने 10 रूपक में नृत्य, नृत्य और नाट्य का अंतर स्पष्ट करते हुए बताया है कि नृत्य ताल तत्व से आश्रित होता है। ताल तत्व अर्थात उसमें रिदम होना चाहिए, क्योंकि नाटक में रिदम होना जरूरी नहीं है, वहां पर भाव होना चाहिए। वहां दोनों में फर्क है, क्योंकि जब तक ताल नहीं होगा, रिदम नहीं होगा, जब तक आदमी नृत्य नहीं कर सकता है, उसके पैर नहीं उठ सकते हैं। नृत्य भावाश्रित और नाट्य रसाश्रित होता है, क्योंकि भाव अभिव्यंजना अलग चीज है और रस की निष्पत्ति दिमाग में होना अलग चीज है। तो नाटक में रस की निष्पत्ति होना जरूरी है, जबकि नृत्य में भाव की निष्पत्ति होना जरूरी है। हमारे विचार से वृत्त और नृत्य में विशेष अंतर नहीं है। इन दोनों में ही ताल, लय और भाव का आश्रय लिया जा सकता है, जबकि नट नाट्य और नाटक में अनुकरण व अभिनय की प्रमुखता होती है। नृत्य नाटक का एक अंग हो सकता है, किंतु नाट्य नृत्य का नहीं। बिल्कुल नाटक में किसी भाग में हो सकता है नृत्य दिखाया गया हो और वह उसका एक पार्ट हो जाए अभिव्यक्ति के लिए, लेकिन नृत्य में नाटक नहीं समाया हो सकता है पूर्णतया, उसमें नाटक में नृत्य समाया हो सकता है। इसीलिए स्पष्ट है कि नाटक नृत्य से अधिक व्यापक अर्थ को सूचित करता है। यानी कि नाटक ऐसी चीज है जिसके अंदर नृत्य भी समाया जा सकता है, संगीत भी समा सकता है और भाव व्यक्ति की सभी जो धाराएं हैं वो उसमें समाहित हो सकती हैं। नाटक के पर्यायवाची के रूप में रूपक का प्रयोग भी किया जाता है, किंतु किसका प्रयोग किया जाता है? रूपक का, नाटक के पर्यायवाची शब्द के रूप में। किंतु मूलतः दोनों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर है। नाटक के मूल पात्रों की विभिन्न चेष्टाओं आदि का अनुकरण मात्र अपेक्षित है, जबकि रूपक में इसके साथ साथ मूल पात्रों के रूप का आरोपण भी आवश्यक है। नाटक शब्द में गति एवं क्रियात्मकता की प्रमुखता होती है, जबकि रूपक में स्थूल रूप से वेशभूषा आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। यही मूल अंतर है। नाटक में जहां पर उनकी जो क्रिया है, उनके एक्टिंग है, उसको ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, जबकि स्थूल रूप से अगर रूपक को देखा जाए तो वहाँ वेशभूषा, जैसे अपने यहाँ पर भांड और दूसरे के जो जिस तरीके के वो अपना शिव पार्वती का या किसी का रूप धर करके वो यहाँ पर सड़कों पर इन पे घूमते, वो अलग कला है, तो वो रूपक से जुड़ी हुई है, नाटक से नहीं जुड़ी हुई है। बहुत इस तरीके की कला राजस्थान में देखने को मिलती है, क्योंकि रूपक से जुड़ी हुई है, जिसमें वेशभूषा ही प्रधान होती है। संस्कृत के आचार्यों ने रूपक को अधिक व्यापक अर्थ में प्रस्तुत करते हुए उसके 18 भेद किए हैं, जिनमें से एक भेद नाटक भी है, अर्थात रूपक का एक पार्ट नाटक है। रूपक इन सब का समाहित स्वरूप, जिसका एक पार्ट नाटक मानते हैं। नाटक के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों की धारणा भारतीय विद्वानों की धारणा से किंचित भिन्न, थोड़ा सा भिन्न है। अंग्रेजी में नाटक का पर्यायवाची ड्रामा शब्द कहलाता है।
आइबर ब्राउन ने ड्रामा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसका संबंध यूनानी के एक शब्द विशेष से स्थापित किया है, ड्रामा, जिसका अर्थ होता है कि कृत या किया हुआ। अपने यहाँ पर ड्रामा बड़े नेगेटिव सेंस में उपयोग किया था कि ये ड्रामा कर रहा है, जबकि ड्रामे का मतलब है किसी चीज का पूर्णतया प्रस्तुतिकरण स्तर से करना कि उन्हें वही लगे जो वह बताना चाह रहा है। इसी को हम कार्य कह सकते हैं। वस्तुतः पाश्चात्य नाटकों में कार्य को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, किंतु भारतीय नाटकों में अभिनय कला या रस को प्रमुखता दी जाती है। इसी दृष्टिकोण भेद के कारण दोनों के स्वरूप, लक्षण एवं तत्वों में अंतर मिलता है। नाटक के लक्षण क्या क्या हैं? नाटक के लक्षणों पर ध्यान दें। संस्कृत के प्राचीन आचार्यों ने नाटक के विभिन्न लक्षणों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है, यो हम स्वभावो लोकस्य सुख दुख है, अर्थात जिसमें स्वभाव से ही लोक का सुख दुख समन्वित होता है। ये किसने कहा? नाट्य शास्त्र में लिखा गया है भरत मुनि जी के द्वारा। अर्थात नाटक वह है जिसमें सुख और दुख आदमी का, लोक का मतलब कौन है? आप और हम। लोक का मतलब है आप और हम सब का सुख और दुख उसमें समाहित होना चाहिए तथा अंगों आदि के द्वारा अभिनय किया जाना चाहिए। इसी को नाटक कहते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त इसकी व्याख्या करते हुए नाटक की कहते हैं कि नाटक वह दृश्य काव्य है जो प्रत्यक्ष कल्पना एवं अध्यवसाय का विषय बन सकते, असत्य के समन्वित विलक्षण रूप धारण करके सर्वसाधारण को आंदोलनोपलब्धि या आनंदोपलब्धि दोनों, क्योंकि क्रिया भी पैदा करता है मन में और आनंद भी पैदा करता है, ये कार्य नाटक करता है। महिम भट्ट का मत है कि अनुभवादि विभावादि के वर्णन से जब रसानुभूति होती है तो उसे काव्य कहते हैं, और जब काव्य की गीत आदि से रंजित एवं अभिनेताओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह नाटक का स्वरूप धारण कर लेता है। महिम भट्ट ये कहते हैं, महिम भट्ट ये कहते हैं कि वास्तव में काव्य क्या है? अनुभव और विभाव, ये जो स्वरूप दोनों चलते हैं, संचारी भाव, और साथ साथ उससे रस की निष्पत्ति होती है, तो वह काव्य है। और काव्य को यदि हम नाटक के रूप में, पात्र अभिनय के रूप में प्रस्तुत करें या गीत के रूप में प्रस्तुत करें और मंच पर वो आए और उससे प्रस्तुतिकरण अगर वो करते हैं तो वो नाटक कहलाता है, उसका स्वरूप धारण कर लेता है। रामचंद्र ने अपने नाट्य दर्पण में नाटक के लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, जो प्रसिद्ध पौराणिक एवं ऐतिहासिक राजचरित पर आधारित हो, जो धर्म काम एवं अर्थ का फलदाता हो। धर्म काम एवं अर्थ का फलदाता हो, क्योंकि अपने जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें चाहे वो काव्य की रचना करे, चाहे वो मुक्तक की रचना करे, चाहे वो महाकाव्य की रचना करे, चाहे किसी भी प्रकार के गद्य की रचना करे, चाहे नाटक लिखे, कहानी लिखे, उन सब में एक प्रयोजन होता है और उस प्रयोजन में वह धर्म काम अर्थ और इवन मोक्ष तक की कामना करता है। और इन सब की कामना अगर वह करता है तो अपने मन से वो उन चीजों को लिख पाता है, ये उसके प्रयोजन होते हैं। इसी प्रकार इन्होंने ये कहा है कि धर्म काम एवं अर्थ का फलदाता हो, और जो अंक, जो इकाई होती है नाटक में, प्रथम अंक दूसरा अंक, उस तरीके का विभाजन होना चाहिए और पंच अर्थ प्रकृति दशा पंचावस्था से समन्वित हो, उसे नाटक कहा जाता है। ये रामचंद्र जी अपने नाट्य दर्पण पुस्तक में कहते हैं। नाटक के लक्षणों का और भी अधिक विस्तृत एवं स्पष्ट निरूपण आचार्य विश्वनाथ ने किया है। उन्होंने साहित्य दर्पण में लिखा है, नाटक का व्रत कथा प्रसिद्ध हो, उसमें पांचों संधियों का समन्वय होना चाहिए। उनमें विलास, समृद्धि आदि गुणों तथा अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का वर्णन होना चाहिए। उसमें 5 से लेकर 10 तक के अंक होने चाहिए। 5 से 10 अंक का मतलब है नंबर नहीं है, ये नाटक के पार्ट है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, इस तरह से कम 10 दिन तक तो खेला जाए, तो 10 अंक तो उसमें होना चाहिए। पुराणादि से प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न धीरोदत्त नायक के बारे में, जैसे उदात्त नायक, धीरोदत्त नायक, ये कल्पना की जाती थी। पश्चिम में जरूर इन चीजों को छोड़ दिया गया है। जैसे पहले अपने यहाँ भी धारणा थी सारे नाटक सुखांत होने चाहिए थे, लेकिन बाद में दुखांत भी लिखे जाने लगे, और पश्चिम में तो ज्यादातर दुखांत नाटक लिखे जाने लगे। तो वहाँ ये धारणा कि नायक धीरोदत्ती होना चाहिए, ऐसा नहीं है। नायक की आगे धीरे धीरे पूरे गद्य में से ही अलग तरीके की पहचान, चाहे आंचलिक उपन्यास है तो वहाँ नायक की संकल्पना ही बदल जाती है। और इसी प्रकार
अपने यहाँ पर भी नाटक में भी ऐसे ऐसे पात्र गढ़े जाने लगे जो कि राज परिवार से संबंधित नहीं है, सामान्य जन से संबंधित है। ऐसे जब नाटक बनाए जाते हैं तो कई बार वो आम आदमी तक उनकी पहुंच बहुत बढ़िया होती है। उन्हें लगता है कि ये जो पात्र है वो हम ही में से है, और जब ऐसा लगता है तो उसका मंचन होना, उसका रस की निष्पत्ति होना सब आसान हो जाता है। और जब हमको ये लगता है कि यह आदमी हम में से नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस नाटक का रस या आनंद हम लेने में बड़ी तकलीफ पाते हैं। तो श्रृंगार या वीर, इनमें से कोई एक रस प्रदान होना चाहिए। देखिए, अभी मैंने नायक के बारे में कहा कि धीरोदात्त होना चाहिए, प्रतापी होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, राज ऋषि अथवा दिव्य होना चाहिए। ऐसा नाटक में नायक होना चाहिए। और उसमें रस की जब बात करें तो श्रृंगार या वीर, इनमें से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए। अन्य सब रस अंगभूत रहते हैं, उसके साथ साथ बाकी आ सकते हैं, शांत रस भी आ सकता है और दूसरे रस जो वो भी आ सकते हैं, लेकिन श्रृंगार और वीर रस तो उसमें होना ही होना चाहिए। जबकि आजकल के नाटकों में श्रृंगार रस प्रधान होता है ज्यादातर, वीर रस के भाव कई बार कम हो जाता है, लेकिन अंगभूत जरूर सारे के सारे रस कहीं कहीं जुड़े रहते हैं उस पूरे पूरे संयोजन में, क्योंकि उस संयोजन के साथ साथ ही सारे रसों का परिपाक वहां देखने को मिलता है। इसे निर्वहन संधि में अत्यंत अद्भुत बनाना चाहिए, और इनमें 4 या 5 पुरुष प्रधान कार्य के साधन में रत रहने चाहिए, तथा गो के पुंछ में अग्रभाग में समान इसकी रचना होनी चाहिए। ये चर्चा करते हैं जो पुराणों में इनके बारे में बताया गया है। उसमें नाटक के ये जो लक्षण है उन पर विचार करते समय सहसा प्रश्न उपस्थित होता है कि हमारे आचार्यों ने ख्यात व्रत पर इतना अधिक बल क्यों दिया। ये बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने प्रख्यात कहानियां ही लेने की बात क्यों बार बार कहते हैं। इसका उत्तर स्पष्ट है कि नाटक की रचना उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों को ही नहीं, निम्न वर्ग के अशिक्षित जन समुदाय को भी ध्यान में रखकर की जाती है। अतः ख्यात व्रत होने पर उसे अधिक स्पष्टता से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद में ऐसा लगा कि नाटकों में परिवर्तन हो गया है। लॉकडाउन के बाद में रामायण और महाभारत वापस दिखाए जाने लगे, तो उसके पीछे यही आधार है कि किसी वर्ग समुदाय या कोई टारगेट पीपल को लेकर के हम वो है नाटक नहीं करें, इवन हम सबके लिए वह नाटक करें। तो जब रामायण का मंचन होता है तो वो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों तक को अच्छी लगती है। इवन धर्म में भी अलग अलग धर्म के सभी धर्म के लोग बाग उसे देखते हैं। तो कहीं न कहीं ये बात है कि जब वो पात्र बहुत प्रख्यात हो तो ऐसी स्थिति में उसको अपने मन से देखने में तकलीफ नहीं होती है, और पात्र ऐसा हो जिसको गुजरात के लोग देख रहे हैं, राजस्थान में राजस्थान के लोग देख रहे हैं, हरियाणा में, और कोई राजस्थान का पात्र जिसे गुजरात में नहीं जानते, गुजरात वाले यूपी में नहीं जानते, ऐसे में उस पात्र के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और हम उस चीज को देखने में अरुचि प्रकट कर देते हैं। तो यही उनका क्या कारण है कि प्रख्यात होना चाहिए, क्योंकि वह निम्न वर्ग के अशिक्षित जन समुदाय को भी और बहुत शिक्षित समुदाय एलीट वर्ग के लिए भी बनाया गया है। अतः ख्यात व्रत होने पर उसे अधिक स्पष्टता से ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे कल्पित आख्यानों के नए नए पात्रों के प्रति हमारी भावना का विकास एकाएक उनकी गंभीरता से नहीं हो सकता, जितना कि ख्यात नाटकों राम, युधिष्ठिर, अर्जुन, अशोक, प्रताप आदि से हो सकता है। बिल्कुल सही है। रसानुभूति में हमारे पूर्व संस्कार एवं पारंपरिक धारणाओं का भी गहरा योग होता है। महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही जिस उदात्त भावना का संचार हमारे हृदय में हो जाता है, वह किसी कल्पित चंद्र सिंह या भानु प्रताप के दर्शन से नहीं होता है। यही एक बात है, जिस पात्र को हम बहुत पहले एक रूप में स्वीकार कर चुके हैं, जैसे राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, कृष्ण को लीला करने वाले के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, महाराणा प्रताप को युद्ध में डटे रहने के रूप में, वीर आदमी के रूप में हमारे दिमाग में बिठा चुके हैं। ऐसे में उनसे जुड़े हुए यदि कोई भी नाटक आता है तो हम बहुत अच्छे रस की अनुभूति करते हैं। लेकिन अगर इनसे अलग कोई पात्र होता है तो हम उस रस की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। कल्पित पात्रों के साथ हमारा तादाद में नाटक का कुछ अंश देख लेने के अनंतर आगे चलकर होता है, फलतः हमारी अनुभूति में पूर्ण सघनता आने में अधिक देर लग जाती है। भारतीय आचार्यों ने रस निष्पत्ति को उद्देश्य मानते हुए नाटक के लक्षणों का प्रतिपादन किया है, जबकि पाश्चात्य विद्वानों ने कार्य को महत्व देते हुए संकलनत्रय, दुखांत, सुखांत आदि लक्षणों को प्रमुखता दी।